लेट्स बाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 124वें एपिसोड में ओडिशा की 2 प्रेरणादायक बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मयूरभंज जिले में आदिवासी महिलाएं पारंपरिक संथाली साड़ी को नया जीवन दे रही हैं। इससे संस्कृति और आजीविका दोनों को बल मिल रहा है। उन्होंने क्योंझर जिले की एक भक्ति मंडली का गीतों के जरिए पर्यावरण जागरूकता के अभियान की भी सराहना की। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहां राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण। सड़क परिवहन मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। नागपुर में आयोजित स्पोर्ट्स एज ए करियर प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राजनीति नशे की तरह होती है और जब आदमी नशे में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। गडकरी ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि नागपुर में 300 स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, लेकिन 4 साल के अनुभव के बाद महसूस किया है कि सरकार बहुत निकम्मी चीज होती है। कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता, ये लोग चलती गाड़ी को भी पंचर कर देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के बाहर एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। खड़गे ने लिखा, संसद में इंडिया गठबंधन जनता के अधिकारों की आवाज उठाता रहेगा। एसआईआर को देश में लागू कर कमजोर वर्गों से वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर मनुवादी मानसिकता को हावी नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, हिमंता बिस्वा शर्मा पहले व्यक्ति होंगे जो पार्टी छोड़ देंगे। गोगोई का इशारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीतिक निष्ठा पर था। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। How was your relationship with him then when he was part of your party? I think I respect all my seniors. I looked upon him as someone who's a rising star within Assam Congress. I looked upon him as someone that my father defended despite everybody being against him. And I wanted to learn. That was my initial days into politics. And I wanted to learn from everybody. I wanted to even shadow him. And I would often say that, listen, I want to travel to your constituency to see what kind of work that you've done. Because I just said I want to learn. And what I felt from my days of working in grassroots, with grassroots NGO, there's no better way of learning. You had no problem working under him as chief minister, if he had ever. Well, if he is dynamic, if he's progressive, and he would remain a staunch Congress secular politician,
who knows where he would have been. But and this is where I credit Mr. Gandhi, Rahul Gandhi, because there was a time when there was a split within the party, and Mr. Rahul Gandhi had to make a choice between supporting a statesman like Tarun Gogoiji and a politician like Himanta Biswa Sharma. And at that time, I think Rahul Gandhi ji made the right choice, and we all see Himanta Biswa Sharma for his words, for his actions, and there's no inch of any real Congress ideology in him. I think he's a man who can only stay in power because he's done so many crimes. He can't stay outside of power, and therefore he's ideologically bankrupt and flexible. And tomorrow, if the BJP leaves power, he'll be the first one to ditch them and join whichever party is in power. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र के बारे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने महर्षि अरविंद के विचारों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। ऐसे जीने की दुनिया को जब आवश्यकता है तब भारत बड़ा होता है। योगी अरविंद ने कहा है, सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, और सनातन धर्म के उत्थान के लिए हिंदू राष्ट्र का, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है, उनके शब्द है। और हम देखते हैं आज के दुनिया को इस दृष्टि के आधार पर जीवन के उदाहरण की आवश्यकता है। और इसलिए भारत क्या है ये पहले समझना पड़ेगा, हमको शिक्षा लेनी है। तो भारत उत्पन्न कैसे हुआ? हमारी उत्पत्ति ही विश्व कल्याण का प्रयोजन साध्य करने के लिए। भद्रम इच्छन्त ऋषिय स्वरविदा तपो दीक्षा मुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम, ये हमारा इतिहास है। भारतवर्ष में विश्व की अस्तित्व की एकता का सत्य जब पाया गया, और यह पाया गया कि उस सत्य के पाने से सर्वत्र सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है, और किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती, और ये सत्य हम सबको एक दूसरे के रिलेटिव बनाता है, संबंधी बनाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत ने एक सिंगल ईयर यानी सिर्फ एक साल में 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश के रेलवे ढांचे में हो रहे तेजी से बदलाव और सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। एक सिंगल ईयर में 5,300 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक्स बने। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क जितना है उतना एक वर्ष में भारत ने जोड़ा। अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया आयाम बन रहा है, और अब भारत में बने रेलवे उपकरण न केवल देश में इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी उपयोग में आ रहे हैं। देश में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया डायमेंशन बन रहा है, और भारत में बने रेलवे इक्विपमेंट दुनिया के कई देशों में अब उपयोग में आने लगे हैं। इससे भारत में रोजगार पैदा होता है, और अपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो भारत के हमारे वर्कर्स को, इंजीनियर्स को, डिजाइनर्स को समझ में आने लगते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है लेके हो गया। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार हमला कर रहे हैं। यह आपातकाल की मानसिकता का संकेत है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी कहा करती थी कि चुनाव की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं जीतती हूं या नहीं, और अब राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि अगर पंजाब और कश्मीर में चुनाव आयोग अच्छा काम करता है तो हरियाणा में अचानक खराब कैसे हो जाता है। राहुल गांधी जी की लगातार ये बातें इलेक्शन कमीशन पे ये दर्शाता है कि 50 साल अभी इमरजेंसी के हुए माइंडसेट नहीं बदला है। 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी कहती थी कि इलेक्शन की वैलिडिटी, इलेक्शन की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव जीती या नहीं। आज 50 साल बाद राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीता या नहीं इसके आधार के ऊपर तय होगा। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब कर दिया,
फिर हिमाचल में अच्छा किया, फिर उत्तराखंड में खराब कर दिया, फिर यूपी बिहार में बड़ा खराब काम किया, बंगाल में अच्छा कर दिया, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो 2018 में अच्छा किया, 2023 में गड़बड़ कर दिया। मगर फिर साहब तेलंगाना में, कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो शब्द जो उनके लिए प्रयोग होता था वो प्रयोग होना बंद हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक और सक्रिय होने की जरूरत है। पौधे लगाने का सीजन है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं और विशेषकर मैं मेरे उन छात्रों को, आने वाली उस युवा पीढ़ी को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। बिहार के गया जी के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी ने नव संकल्प महासभा का आयोजन किया। इसे चिराग पासवान ने संबोधित किया और अपने नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दोहराया। चिराग ने कहा कि मैं आज आपके बीच एक खास मकसद से आया हूं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव हमारे अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनका MY समीकरण है तो हमारा MY समीकरण है महिला और युवा। क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले कि हमारा MY समीकरण है। क्या है भैया MY समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने MY समीकरण कहने का काम किया। साथियों, अगर इनका MY समीकरण है तो हम लोगों का भी MY समीकरण है, पर हमारे MY समीकरण में M से महिलाएं हैं और Y से युवा हैं। ये हमारी ताकत है। युवा जो देश की सबसे बड़ी आबादी है और महिला जो देश ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। साथियों, इसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने CET एग्जाम को लेकर कहा कि हरियाणा ने इस परीक्षा को एक पर्व की तरह मनाया। किसी भी काम में चुनौतियां होती हैं, लेकिन टीम भावना से काम किया जाए तो हर चुनौती पार की जा सकती है। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों, या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिल्लें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिल्लें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस CET के एग्जाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं, और खास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सावन का हर दिन रक्षाबंधन जैसे भाव से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के हर पर्व में कोई संदेश छिपा है जो हमें आपसी भाईचारे और समरसता की सीख देता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के माध्यम से समाज को जोड़ने की परंपरा भारत की पहचान रही है। और बहन का प्यार मिल गया, और वो प्यार नहीं मिला, आशीर्वाद मिल जाता है। तो हमारे लिए रक्षाबंधन पूरे सावन मनाने का अपना अलग अलग प्रकार से पार्षद, सरपंच, पंच, विधायक, सांसद, मंत्री, जो भी जहां भी जैसे भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के स्वनाम धन्य
ताकि ये सामाजिक समरसता की दिशा में भी एक बड़ा अमोघ अस्त्र हमारी आज के समय में एकजुटता के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।